हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे के इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति जी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग एक हम जीएस की प्रॉपर सीरीज चला रहे हैं। हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब बारी है पॉलिटी की, जिसकी कड़ी में यह एक चौथा वीडियो होगा। उसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि आखिर हम ऐसे टॉपिक पिक कर करके क्यों आपको पढ़ा रहे हैं। सीजीएल के ही रिगार्डिंग ये वीडियो हो रही है, इसलिए जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा मेन टारगेट वो ही है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अब मैंने आपके लिए पिक किया है प्रेसिडेंट, अब मुझे उसके लिए जो भी प्रेसिडेंट के अलावा मुझे जो भी इंपॉर्टेंट और भी चीजें लगेंगी जो अगर हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, हैंड पिक टॉपिक का, तो उसको मैं आपके लिए एग्जाम के बेसिस के लिए जो जरूरी है वो सब कवर कराती चलूंगी। मेरा नाम वारुणी शुक्ला है, आप जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका जो आइडिया था हमने कहाँ से लिया है। देखिए, भारत का जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका ब्रिटेन का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हमने ये एज यूजुअल ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा अडॉप्ट किया। बट अंतर क्या है, ब्रिटेन का जो मतलब संविधान है, वहां पर जो राष्ट्र का वो मतलब प्रमुख होता है, वह क्या होता है, एक औपचारिक प्रमुख होता है, बस फॉर्मेल होता है वो। और वह जो पद होता है वह वंशानुगत होता है। इनके पिताजी भी वही थे, इनके भी पिताजी वही थे, माताजी, जो भी उस थ्रोन को संभालेगा वही उसे वंशानुगत रूप से संभाल रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में वो चीज क्या होती है, हमारे यहाँ पे यद्यपि यद्यपि प्रेसिडेंट जो होते हैं वह एक फॉर्मल हेड होते हैं, यानी कि औपचारिक प्रमुख होते हैं भले ही, बट वो निर्वाचित होते हैं। प्रॉपर वे में इनका इलेक्शन होता है और उसके ही बाद ये इस पद पर आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि अगर वो उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो इनके पद से इनको निष्कासित भी किया जा सकता है, इनका इम्पीचमेंट भी होता है। इसके अलावा अगर इनका जो इलेक्शन होता है वह विवाद के दायरे में आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जांचता भी है। तो जैसे एक संवैधानिक व्यक्ति की पूरी जांच परख होती है, ठीक उसी प्रकार भारत के प्रेसिडेंट की भी जांच परख होती है। ठीक इस तरह ये ब्रिटेन के संविधान में और भारत के संविधान में एक अंतर भी है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कंसेप्ट यूएसए से लिया है। किस तरह का कंसेप्ट यूएसए से लिया गया मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूं। आइडिया ब्रिटेन से लिया गया है, बट कंसेप्ट यूएसए से इसलिए है क्योंकि जिस तरह यूएसए का प्रेसिडेंट चूज होकर आता है और वह हेड होता है, आप देखेंगे यूएसए में पूरी तरह हेड वही होते हैं। वहां पे पीएम वगैरह का जो रोल होता है ओके ओके होता है, बट अगर आप ब्रिटेन के संविधान को देखेंगे तो वहां पे पीएम का जिस तरह का रोल है वैसा ही रोल आप इंडिया के पीएम का पाते हो, है ना। इसलिए आपको सोहाउ ब्रिटेन को ही माना जाता है कि आइडिया कंसेप्ट हमने राष्ट्रपति का वहीं से अडॉप्ट किया है। अवधारणा हमने यूएसए से ली है, किस टाइप की, इलेक्शन की। दैट इज इट। चलो आगे आ जाओ। भारत के मतलब भारत भाग में कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 का यह हिस्सा है। यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत के प्रथम नागरिक फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। और कौन सा आर्टिकल इनको डेडिकेटेड है, 52 टू 62। आगे हम पूरे आर्टिकल देखेंगे। देखो आर्टिकल 52 आपको क्या कहता है। आर्टिकल 52 यह कहता है कि भारत में राष्ट्रपति, सिर्फ ऐसा ही लिखा हुआ है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। 53 के अंतर्गत कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी पूरी की पूरी यूनियन की इसी पर लाई करेगी। 54 के अंतर्गत क्या बताया जाता है, इनका चुनाव कैसा होगा। 55 के अंतर्गत किस तरह के मैनर होंगे। 56 के अंतर्गत इनका पूरा कार्यकाल बताया जाता है। 57 के अंतर्गत इनकी पुनः चुनाव की पात्रता, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति अभी प्रेसिडेंट है और वो फिर से प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वह फिर से पुनः चुनाव करवाने की पात्रता रखता है। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि बहुत अधिक रिपीट हो। पिछले कुछ मतलब सालों से तो आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार प्रेसिडेंट बना तो वो फिर अगली बार नहीं बनता। चलिए, तो मैं अभी आपके डायरेक्ट यहाँ पे 54 और 55 को डिस्कस कर लेती हूँ। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये कैसे होता है, देखो ये यह बताता है 54 की
राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो कौन से व्यक्ति होंगे जो पहली बात तो मत देने यानी कि वोट देने का राइट रखेंगे। पहली बात तो ये बताता है, ठीक है। और दूसरा ये बताता है क्या 55 कि भाई आखिर कौन सा मैनर हम फॉलो करने वाले हैं जिस बेसिस को बनाकर आप इसका इलेक्शन करवाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैनर ये होता है 54 के अंतर्गत, एक ये इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस, हिंदी वालों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत यह चुनाव होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कौन कौन इसमें भाग लेता है, आप अब ध्यान से सुनेंगे। आपकी पार्लियामेंट, जिसमें आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा, आपकी संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा मैंने वर्ड बोला है निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे राज्यसभा के वह 12 जो मनोनीत सदस्य हैं वह कट जाते हैं। लोकसभा के भी अगर कोई मनोनीत सदस्य हैं तो वह कट जाते हैं, अगर होते हैं तो, वैसे हट गए ना शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा जो राज्यों की विधानसभा है यानी कि स्टेट काउंसिल्स जो है उसके भी इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, निर्वाचित सदस्य, केवल वो भाग लेते हैं। प्लस हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आता है हमारा दिल्ली, प्लस आता है हमारा पौंडीचेरी, पुदुचेरी भी कह रहे हैं, ठीक है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी की जो हमारी स्टेट काउंसिल विधानसभा है ना, वहां उसके इलेक्टेड मेंबर, समझ गए आप। ये 3 जो आपके केसेस हैं आपको याद रखना है। कौन कौन, आपकी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मिला के कौन, निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा आपकी जो स्टेट काउंसिल है हर राज्य की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पौंडीचेरी की जो स्टेट काउंसिल विधानसभा है वहां पे उनके केवल निर्वाचित सदस्य इसके भाग लेते हैं। इनको 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। यह याद रखिएगा कि इसमें अब कौन शामिल नहीं हो रहे हैं। देखो, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जिनको चुना नहीं जाता है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, विधानसभा स्टेट काउंसिल के मनोनीत सदस्य माने कि जिनको नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट करके, साथ ही साथ स्टेट में भी आप जानते हो ना विधानसभा विधान परिषद होती है। अगर कहीं पे विधान परिषद है, आप देखते हो जैसे महाराष्ट्र में है, यूपी में है, तो इनके जो भी सदस्य हैं वो नहीं लेते, इनके तो पूरे ही नहीं लेते विधान परिषद के। ओके, आपको केवल विधानसभा देखना है। विधानसभा माने कि किसी स्टेट का जो लोअर सदन होता है, ठीक है, वो भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 55 के अंतर्गत कि इसके चुनाव की रीति क्या होती है। मैं आपको बताती हूँ चुनाव की रीति के लिए 3 प्रकार की पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। देखिए मैं आपको ये बहुत अच्छे से इसलिए समझा रही हूँ कि अगर कल को आप फर्दर कोई और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक बेस का काम करेगा। इतना अगर आपको आता है ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होके जाते हो पेपर देने, और लिटरली कॉन्फिडेंस से आपका पेपर आप निकाल भी लेते हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय means of single transferable vote, अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूं, आप इस नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। यहाँ पे स्पेस है, देखिए क्या होता है समरूपता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल समरूपता, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी।
क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों का मत मूल्य है वह विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य के बराबर है या नहीं। ठीक है, वह होता है अपना समतुल्यता का सिद्धांत। इसके अलावा आप समरूपता कैसे देखते हो, राज्य की कुल संख्या, राज्य की कुल संख्या है मान लीजिए, सपोज करिए, ओके, उसके बाद अगर वहां पे उस राज्य विशेष की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या, भाई कुछ तो मनोनीत भी होते हैं, तो जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है उसको आप इंटू करते हो 1/1000 से, जो निकल के आता है वह होती है समरूपता। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई राज्यों के प्रतिनिधित्व एक समान पाए जाएं। आप देखते हो भैया कहीं पे आप यूपी को देखो अगर और आप उड़ीसा को देखो तो कोई वहां पे आप एकता है नहीं। इस तरह तो आप देखो कि यूपी वाले चाहे तो वह किसी को भी प्रेसिडेंट बना दे अपनी मर्जी का, बिल्कुल नहीं। आप उसमें एकरूपता निकालने के लिए उसके पूरे जितने भी वहां की जनता है और वहां के जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनको क्या करते हो, आपको इंटू करना होता है 1/1000 के लिए। ठीक है, और उसके बाद सभी प्रकार के राज्यों का आप इसी तरह निकालते हो, तब जाके विधानसभा के सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण होता है। यदि इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो होती है शेष संख्या 500 से अधिक आती है तो प्रत्येक सदस्य के में एक और जोड़ दिया जाता है। अगर इसके बाद जो शेष बचे, देखिए इसके बाद अगर कुछ रिमेन्स बचता है, शेष बचता है, और क्योंकि अगर वो 500 से अधिक हुआ, बहुत बड़ी संख्या में काम हो रहा है, तो सभी के मत मूल्य में +1 कर दिया जाता है। समझ गए आप? अच्छा, अब आप आ जाइए, यह रहा आपका यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत। अब मैं आपसे पूछूं समरूपता का सिद्धांत, सॉरी समतुल्यता, समतुल्यता ये समरूपता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। ये क्या बोल रहा है आपको, भाई अब आपने तो राज्यों की तो एक रूपता निकाल ली, अब आपका काम बचा है लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा का एक रूपता लेकर आना। कैसे करेंगे आप, विधानसभा के कुल सदस्यों का मत मूल्य जो होगा, विधानसभा मतलब राज्यों की, पूरे राज्यों की विधानसभा, यूपी बिहार, ठीक है, एमपी एमएच महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात, इसी प्रकार सभी जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य को योग करोगे, प्लस करोगे, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है उनका योग करोगे, और बटे में जो भी वैल्यू आएगी वह आएगी क्या, एक सांसद का मत मूल्य, एक आपके सांसद का मत मूल्य। ठीक है, ये निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के हिसाब से आ जाएगा। संविधान के संघात्मक ढांचे को यह बतलाता है। एक सांसद का, इसको आप क्या बोलते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं ना सांसद को, एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, एक एमपी का मत मूल्य आएगा। समझ गए? अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाओ, क्या आपका आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति का सिद्धांत, यानी कि क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब तो पता ही होगा, हर एक व्यक्ति का एक मतलब कोटा तय कर देते हैं आप, और एक व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाला जो वोट होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। सपोज करिए कि प्रेसिडेंट में अभी है द्रौपदी मुर्मू जी, और उसके पहले मीरा कुमार जी थी, और उसके पहले मान लीजिए सी डी और ई, ये जो है 5 लोग खड़े हैं, 5 पार्टियों के उम्मीदवार कि भैया प्रेसिडेंट बनेगी। तो आप अपना क्या होता है वरीयता के आधार पे, मैं चाहती हूँ कि मुर्मू जी, मतलब सपोज करिए जैसे अभी वो है, तो मैं चाहूंगी कि अगर बन रही हैं तो मुर्मू जी बने, दूसरे नंबर पे मेरी इच्छा है कि मीरा जी बने, तीसरे नंबर पे सी बन जाए, चौथे में डी बन जाए, पांचवें में ई बन जाए, सपोज करिए। ठीक है, ये हुआ आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मान लीजिए अगर मुर्मू जी मेरी फर्स्ट चॉइस है, बट वो सभी की कुल मिला के फर्स्ट चॉइस नहीं हुई तो हट गई, तो और मीरा जी सबकी फर्स्ट चॉइस है, मेरी सेकंड चॉइस है, तो उनको वरीयता क्रम में रखा जा सकता है। द्रौपदी जी आउट हो जाएंगी और इनकी वरीयता की जो लिस्टिंग होगी, फिर दूसरी बार जब वोट होगा, वोट पड़ेगा, अगर पहली बार में मीरा जी को पहली ऊपर सबसे ज्यादा वोट मिल गए, मान लीजिए 60 वोट डले, 60 वोटों में पूरा पूरा एक मत मीरा जी को जा रहा है, तब तो वैसे ही खत्म हो गया वोटिंग, प्रेसिडेंट चुन ली गई, लेकिन कुछ निर्णय नहीं लिया जा पा रहा, तो सबसे कम जिसको मिला है, सबसे कम
उसको हटा दिया जाएगा। मान लो ई को सबसे कम मिला है तो उसको हटा दिया जाएगा, और जितने लोग ई की वरीयता में आ रहे हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, मत मूल्य के कोटे को अगले में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मतगणना जो होती है दूसरे दौर की प्रारंभ कर दी जाती है। ठीक है, प्रथम वरीयता में कम मिलता है उसको बाहर कर दिया जाता है, द्वितीय वरीयता में भी जिसको कम कर दिया जाता है उसको भी बाहर कर दिया जाता है, और इस तरह दो के बीच में पार्टिसिपेशन होता है। और उन दोनों में मान लो दोनों को 30-30 वोट पड़े, एक उदाहरण लिया जा रहा है। अब एक निर्णायक, आपको पता है स्पीकर महोदय तो देते ही हैं, निर्णायक मत मूल्य का निर्धारण करते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे भी होता है, इसके अलावा वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्या मतलब है अनुपातिक प्रतिनिधित्व? डाले गए कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे 2 धनिक, यही है फॉर्मूला इसका कोटा का। एक कोटा तय कर दिया जाता है, जो कोटा QUOTA। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपके काम की चीज जो है, राष्ट्रपति जी के पद के निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं? आप अपनी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। एक मिनट, मेरी पेन जरा देखिए। राष्ट्रपति जी के पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यताएं बहुत साधारण है भाई। वह भारत के नागरिक हो, आपकी स्क्रीन पर भी है, भारत का नागरिक हो, 35 ईयर्स की एज को पूरा कर चुका हो, ये है, ये आर्टिकल 58 के तहत भारत का नागरिक 35 ईयर्स की पूरे कर चुका, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की वो योग्यता रखते हो, और अगर लाभ का पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक प्राधिकरण केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंदर कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हैं तो वह उसी दिनांक से ऐसा माना जाएगा कि रिक्त कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं अपना पद, जिस दिन से वो प्रेसी बने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बने। बाकी ये है मेन, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 35 साल होना चाहिए। वहां पे ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम एज है आपकी 25 ईयर्स। ओके, भारतीय होना आपका बहुत जरूरी है। ठीक, इसके अलावा आपको ये चीज तो पता होगा कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक जो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और 50 अनुमोदक, यानी कि इसको जो एग्री करेंगे प्रस्ताव, ये 50 लोग मिलकर कहेंगे कि इनको प्रेसी बनना चाहिए, और ये 50 मिलकर इसको एग्री देंगे, एग्रीमेंट का साइन भरेंगे। ठीक है, ये जरूरी होता है। इसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमानत राशि देनी पड़ती है। आप देखते हो चुनाव में कि व्यक्ति की जमानत राशि जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, क्यों होता है? कि भाई डाले हुए कुल वैध मत का 1/6 जो व्यक्ति नहीं पा पाता है, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। समझ गए आप? आगे आते हैं अपन। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए वह कार्यकाल होता है। इसके बाद जो चुनाव होता है अगले 5 सालों के बाद तब होता है जब भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया संविधान को मतलब साक्षी बनाते हुए राष्ट्रपति जी का चुनाव का उद्वाहन करते हैं, माने बोलते हैं। राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, फिर उनका उत्तराधिकारी जिस दिन आकर थ्रोन को वह स्वीकार करता है। आप देखे होंगे ना, जब प्रणब मुखर्जी जी थे, रामनाथ कोविंद जी को दिया उन्होंने, फिर रामनाथ कोविंद जी ने मुर्मू जी को दिया, वो आई, प्रॉपर एक सेलिब्रेशन हुआ, वो कुर्सी बदलते हैं एक दूसरे के साथ, बस उस दिन से ही उनका राष्ट्रपति जी का कार्यकाल जो होता है वह समाप्त हो जाता है। पुनः निर्वाचन की पात्रता मैंने आपको बताई हुई है। 58 निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं हमने अभी डिस्कस की, और शर्तें योग्यताएं मैंने आपको बताई हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 की आयु को पूर्ण किया जाना चाहिए। शर्तें नीचे मैंने आपको उसकी बता चुकी हैं। चलिए, राष्ट्रपति जी का शपथ या प्रतिज्ञान। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जी अपना शपथ किसके सामने लेते हैं, आप बता सकते हो ना? राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने अपने पद की और योग्यता की शपथ लेते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, अरे यार, यदि उस समय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, तो अगर कोई भी वरिष्ठतम यानी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके सामने वह अपना शपथ लेते हैं। समझ गए? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, राष्ट्रपति जी के ऊपर चलने वाला महाअभियोग।
ठीक है, राष्ट्रपति जी के ऊपर चलने वाला महाभियोग 61। चलो, इम्पीचमेंट प्रोसेस का आधार क्या है? सबसे पहले संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण माने कि कोई ऐसा काम करना कि संविधान विरुद्ध हो जाए। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग लगाने का जो संकल्प होता है कि भाई हम महाभियोग देना चाहते हैं, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, किसी में भी आ सकता है। संसद का वह तो सदन होना चाहिए। अच्छा, जिस भी सदन में अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑन हो गई है तो सबसे पहले उसके 1/4 जो मेंबर होंगे, ठीक है, वह एक प्रॉपर एक ये बनाएंगे, प्रोफार्मा टाइप का होता है, उसको बनाएंगे और उसमें वो ये 1/4 सदस्य हैं, संकल्प पत्र लाना चाहते हो अगर, तो उस सदन के इतने लोगों का सिग्नेचर करके उसको रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति जी को उसको सिग्नेचर होने के बाद 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं चलाऊंगी 27 तारीख को महाभियोग, तो आज से 14 दिन पहले मुझे ये दे देना है, तब मैं 27 को ये रन करूंगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जिस सदन में यह पेश होता है, सपोज राज्यसभा में है, लोकसभा का तो सभी देते हैं एग्जाम्पल, तो वहां के 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको पारित होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1/4 पेश करके राष्ट्रपति जी को देंगे साइन करके, और 2/3 जो होंगे इसको सक्सेसफुली पास करेंगे, तब वह राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा चेक होने के लिए। ठीक है, तब वह लोकसभा में जाएगा चेक होने के लिए। दूसरा सदन राष्ट्रपति जी के ऊपर लगाएगा, आरोप जांचेगा। अच्छा, जांच करने के लिए चाहे तो उसके लिए राष्ट्रपति जी कोई प्रतिनिधि के माध्यम से या फिर खुद भी जांच में अपने लिए साक्ष्य दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो सदन होता है वह प्रॉपर एक पैनल बनाता है, इनके ऊपर लगाए गए आरोपों को जांचने के लिए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, ठीक है, आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रक्रिया पूरी हो गई है, और 2/3 के मत से इसको लोकसभा में भी पास होना आवश्यक होता है। अगर वह पास हो जाता है तो समझा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है और राष्ट्रपति जी अपने पद से त्याग कर देते हैं। समझ गया? बस इतना आसान है। और अगर वह पास नहीं हो पाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं की भी समाप्त हो जाती है। आप री महाभियोग बैक टू बैक नहीं चला सकते और किसी विधेयक के जैसे। ठीक है, और एक और बात, राष्ट्रपति जी का इम्पीचमेंट जो होता है ना, सोलली चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो, अलग अलग पास होना जरूरी है, ये भी याद रखना है। उसके अलावा और मैं क्या बोलना चाह रही थी, हाँ, आर्टिकल 56 समझ लो थोड़ा सा, उनके कार्यकाल शक्तियां आपको तो बता दिया मैंने, 5 वर्ष के लिए है। इसके अलावा कब रिक्त करते हैं? अचानक अगर उनकी मृत्यु हो जाए या फिर उपराष्ट्रपति जी को वो अपना त्याग पत्र दे देंगे। याद रखेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वह उसको शपथ दिलवाता है, और वो अगर शपथ दिलवाता है और वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, और महाभियोग अमूमन इस तरह वो अपने पद को रिक्त करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या, राष्ट्रपति जी के पद को रिक्ति भरने या चुनाव कराने के लिए या फिर आकस्मिक रिक्ति अगर आ जाती है तो उसी पदावधि। ये है बेसिस आर्टिकल 63 का और 64 का। उपराष्ट्रपति रिक्ति भरने के संदर्भ में आकस्मिक, तो इसी की वजह से उपराष्ट्रपति जी का एक कंसेप्ट बना, क्योंकि बाद में अगर वहां पे राष्ट्रपति जी नहीं है तो इनकी जगह उपराष्ट्रपति जी को राइट्स दे दिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। चलिए, आपको पता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले स्वतंत्र निर्वाचित राष्ट्रपति थे। लोकसभा राज्यसभा ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ओके, अब राष्ट्रपति जी के हम कार्य शक्तियों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं राष्ट्रपति जी की आपसे सबसे पहले, यार पेन, अगर मैं राष्ट्रपति जी की सबसे पहले आपसे एग्जीक्यूटिव पावर डिस्कस करूं, आप जैसे कि जानते हैं कि इस व्यक्ति को, राष्ट्रपति जो है उसको यह बोला गया है कि आपको संविधान के तहत सबसे पहला औपचारिक प्रमुख बनाया गया है, और अपना कार्य आप मंत्री परिषद
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करना मैंडेटरी है। अतः इनके ही काम करने के लिए इसका गठन होना आवश्यक है, जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री, आपका पीएम। 74 का 1 इसी आर्टिकल से समहाउ रिलेटेड है। ठीक है, प्रधानमंत्री वही होगा जो व्यक्ति लोकसभा का बहुमत दल का नेता होगा, यानी कि अगर जो व्यक्ति निर्विरोध सबसे अधिक संख्या जीत कर आ रहा है जिसकी पार्टी, राष्ट्रपति जी उसी को आमंत्रित करते हैं, आइए मंत्रिपरिषद बनाइए। इसके अलावा और किस किस का ये निर्वाचन करते हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त, अतिरिक्त चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके अलावा और किसके? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया का भी ये सिलेक्शन करते हैं, ये खुद ही चयन करते हैं। और किसका? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के तहत जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया आर्टिकल 76 के तहत जो है उनका भी ये नियुक्ति अपॉइंटमेंट करते हैं। राज्यों के राज्यपाल गवर्नर्स की भी ये अपॉइंटमेंट करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनका भी अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन के सदस्यों को भी यही चुन के फाइनेंस कमीशन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कमीशन बनाते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन। ठीक है, और कौन से कमीशन बनाते हैं? राज्य भाषा के लिए प्रतिवेदन देने के लिए कमीशन, इसका निर्माण ही खुद करते हैं। राज्य भाषा, इसके लिए बनने वाले कमीशन का निर्माण भी खुद ही करते हैं। उसके बाद और कौन सी शक्तियां आती हैं इनमें? आप इनकी जो देखते हो मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियों को समझ लो। कोई भी होने वाले सैन्य समझौते, ठीक है, खरीद फरोख्त सामग्री का, अपाचे हेलीकॉप्टर हमने खरीद लिया, ठीक है, रशिया से हम चीजें खरीदते रहते हैं, सैन्य युद्ध अभ्यास होते रहते हैं, ठीक है, वो सब भी राष्ट्रपति जी के ही नाम से होते हैं। कोई भी युद्ध का उद्बोधन राष्ट्रपति जी के नाम से होता है, युद्ध की समाप्ति भी राष्ट्रपति जी के नाम से होती है। ठीक है, अब डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है राष्ट्रपति जी की? एक देश से दूसरे देशों में आने वाले राजदूत जो होते हैं वह राष्ट्रपति जी को ही, सपोज करिए मलेशिया से कोई राजदूत आया इंडिया, तो वह राष्ट्रपति जी को अपना क्रेडेंशियल लेटर यानी कि प्रत्यय पत्र सौंपता है, राष्ट्रपति जी फिर उसको जॉब में लेते हैं। समझ गए? अपने यहाँ से जो आईएफएस बन के जाते हैं उनको राष्ट्रपति जी सीधे सीधा अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। और लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स है। आर्टिकल 80 12 राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन किस किस आधार पे? लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल साइंस और सोशल सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा दल बदल का अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, किसी सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति जी ही उसका निर्णय लेते हैं। बट जो राष्ट्रपति जी होते हैं उसके पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह ले लेते हैं, तब उस व्यक्ति विशेष की पात्रता के बारे में वो डिसीजन देते हैं। राष्ट्रपति जी संसद के सत्र को आहूत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सत्रावसान करते हैं, समाप्त करते हैं अर्थात, और लोकसभा का विघटन करते हैं यानी कि उसको डिसमिस करते हैं। याद रखेंगे कि किसी भी सत्र, आप देखते हो ना, मानसून चलता है सत्र, विंटर चलता है, ओके, 3 होते, तो इन दो के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है? जब कभी भी नई सरकार चुनकर आती है तो उनके लिए जो भी मतलब कहना चाहिए अभिवादन, राष्ट्रपति जी का अभिवादन होता है और सभी उनके अभिभाषण होते हैं, वो देने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं। संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा का अभिभाषण होता है। ये संयुक्त बैठक का आह्वान भी यही करते हैं। संयुक्त बैठक 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत होती है। इसके अलावा अगर लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद नहीं है, रिक्त है, ठीक है, तो लोकसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता भी सौंप सकते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? यदि कोई विधेयक, कोई बिल है जो दोनों सदनों में कोई बहुत लंबे समय से, भाई आप देखते हो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से फेल हो गया, अटक गया, या राज्यसभा में रखा ही, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, तो ये प्रेसिडेंट होगा जो इसको पिंच करेगा कि भाई दोबारा काम करो। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसके अलावा और कौन सा लेजिस्लेटिव पावर है बहुत इंपॉर्टेंट? हमारा मनी बिल, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक
117 अनुदान विधेयक, कोई भी दान दिया जाना है। 113 ठीक है, इत्यादि प्राप्त करने की शक्ति। नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्य क्षेत्र की नाम सीमा में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाना है दो राज्यों के बीच में, या फिर दो राज्यों के और या फिर राष्ट्रों के, इंडिया और नेपाल का व्यापार नहीं होगा। राष्ट्रपति जी के उद्बोधन से ये काम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या होती है, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत इनकी जो शक्तियां आती हैं, संपत्ति अधिग्रहण के संदर्भ में मैंने जैसा और आपको बताया, दो राज्यों के बीच में होने वाले व्यापार के संदर्भ में। इसके अलावा अगर आपातकाल की स्थिति आ चुकी है और वह अगर वित्तीय आपातकाल है, इमरजेंसी है, वित्त वाली, पैसे वाली इमरजेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो सभी धन विधेयक जो होते हैं पेश करने से पहले रसी को दिखाए जाते हैं, प्रेसिडेंट को दिखाए जाते हैं, उसके बाद उन राज्यों का धन विधेयक लगाया जाता है। ठीक है, उसके पहले जैसे आपको पता है ना कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी धन विधेयक पास करवाते हैं तो राज्यों में गवर्नर कराता है, तो गवर्नर धन विधेयक को लाने के लिए बोलेंगे वहां के वित्त मंत्री को और वित्त विधेयक को। ठीक है, वो लाएंगे और वो सबसे पहले गवर्नर को देंगे और गवर्नर उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट को दिखाएंगे। कब? जब कि वित्तीय आपातकाल आ चुका हो। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस को पास करने की जो इनकी शक्ति होती है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी के अध्यादेश जारी करने की शक्ति तब होती है जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, या तो दोनों ही या फिर दोनों में से कोई एक, मतलब सदन सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति जी को ऐसा लग जाए कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है कि संविधान का कोई एक प्रश्न है और उसको हल करना बहुत जरूरी है, तब वो ये अध्यादेश ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। ऑर्डिनेंस का वही इफेक्ट होगा, वही इफेक्टिवनेस होगी उसकी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए जाने वाले एक्ट की होती है। ओके, इसके बाद संसद की जैसे ही पुनः बैठक होती है, मान लीजिए ये सत्र में नहीं थी, अब ये आ गई, अब पुनः बैठक हो गई, तो इसके आने के या फिर इसके आने के या फिर दोनों के ही आने के 6 हफ्तों के भीतर 6 वीक के अंदर इनका जो ऑर्डिनेंस होता है उसको इन दोनों के द्वारा पास किया जाना जरूरी है। अगर वह मतलब फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो तो वैसे समाप्त हो गया। और अगर सपोज करिए ये लोग अभी भी सत्र में नहीं आए और ऐसा होते होते 6 महीना हो गया, 6 माह हो गया, ठीक है, और एकदम से आप देखते हो 6 माह में 6वें माह में बिल्कुल एंड होने के पहले ही एक कोई सदन था, अगर वो नहीं था सत्र में तो वो आ गया और अब दोनों सदन काम कर रहे हैं, तो इनकी आने के फिर 6 हफ्ते के भीतर इसका पास होना जरूरी है। तो इस तरह अगर आप कहते हो कि राष्ट्रपति जी यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा पास किए जाने वाले ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होती है, 6 मंथ प्लस 6 वीक, ये इसकी लाइफ होती है। ठीक, अब इसकी लिमिट जान लो। राष्ट्रपति जी कभी भी अपना ऑर्डिनेंस पास करके फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। अगर ये फंडामेंटल राइट छीनेंगे तुरंत इनके ऊपर इंपीचमेंट उसी समय हो जाएगी। आपको पता है ना, किसी भी सदन से चालू हो सकती है। अगर अभी एक सदन ही है, इमरजेंसी लगवा दी जाएगी, राज्यसभा में ही चालू कर दिया जाएगा। अगर लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा में चालू कर दिया जाएगा। कुछ नहीं ना तो वहां की जो मंत्रिपरिषद है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो अपना इस्तीफा दे देगी। और आपको तो ये पता है ना कि राष्ट्रपति जी के लिए तो आर्टिकल 53 में ही लिखा है और 54 में, माफ कीजिए, 52 और 53 में लिखा है। क्या लिखा है कि आप फॉर्मल चीफ तो हो बट आपको अपना काम करने के लिए 53 के तहत अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को रन करने के लिए एक वैसे भी मंत्रिपरिषद तो चाहिए। तो जब इसने इस्तीफा ही दे दिया यानी कि उसका विश्वास जो है प्रेसिडेंट से हट गया, तो वो वैसे ही शून्य हो गया। देखो किस तरह फंसा के रखा है सबको एक दूसरे से। अब आप ये समझ पा रहे होंगे। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि राष्ट्रपति जी के ऑर्डिनेंस को पेश करने की जो शक्ति है, ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति, हमने किस स्टेट से, किस देश से एक्सेप्ट की है, आप बता सकते हो? किसी स्टेट से नहीं की है। भारत शासन अधिनियम 1935, ये वही अधिनियम है जिससे हमने आरबीआई लिया है,
ये वही अधिनियम है जिससे हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंस लिस्ट ली है। ये वही है जिसने म्यांमार अलग कर दिया था भारत से। ये वही है जिसने महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स में शामिल करवा दिया था। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन में, और ये वही है जिसने वीटो की पावर दिलवाई थी ब्रिटेन से। यद्यपि हमने वीटो की पावर ली हुई है, बट इसने मतलब उस समय वायसराय के पास होती थी ये वीटो की पावर, और क्या, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। समझ रहे हैं? अब राज्यपाल का कमरा, गवर्नर का जो कमरा होता है, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो उनके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था रखी गई थी, ये हमने सब 1935 से ही लिया हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा और कौन सी शक्ति आती है इनके पास? नियम बनाने की शक्ति। जैसे कि किस प्रकार के? केंद्र शासित प्रदेश इनके अंडर में आते हैं, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव इत्यादि, लक्षद्वीप। इनके लिए शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी नियम बनते हैं यही बनाते हैं। साथ ही साथ अगर आर्टिकल 108 के तहत एक संयुक्त अधिवेशन आया है, ठीक है, उसके नियम जो बनेंगे यही बनाएंगे। इसके अलावा और क्या? यूपीएससी, ठीक है, और यूनियन पीएससी, मतलब कि यूनियन कैसी वाली पीएससी? जो स्टेट की अगर कोई पीएससी बोले यूपीएससी को कि आप पेपर कंडक्ट करो, ठीक है, संयुक्त पीएससी, ओके, उसके नियम यही बनाएंगे। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, राष्ट्रपति जी की वीटो की शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्लाइड में बची यार, यहाँ बची, मुझे आपको बताना है वीटो। आर्टिकल 111 ये वीटो की पावर को बतलाता है। कितने प्रकार के वीटो होते हैं? तो आप बताओगे 4 प्रकार के वीटो होते हैं। हमारे यहाँ के व्यक्ति को कितने मिले? 3। हमारा प्रेसी जो है उसके पास है 3 वीटो। कौन कौन से? एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव, और एक होता है पॉकेट वीटो। याद रखना है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। पॉकेट वीटो का हिंदी होता है जेबी वीटो। सस्पेंसिव वीटो का होता है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, ठीक है, और एब्सोल्यूट का होता है पूर्ण वीटो। आगे आ जाओ, मैं आपको ओरल कुछ बता देती हूँ। एब्सोल्यूट वीटो ये होता है कि राष्ट्रपति अनुमति ही नहीं देता। ठीक है, अगर कोई गैर सरकारी विधेयक आ चुका है, यदि कोई ऐसा विधेयक है कि सरकार ने पारित कर दिया पर विधेयक पर अनुमति होने से पहले वह सरकार ही समाप्त हो गई, सरकारी त्याग पत्र दे दी और नई सरकार चुनकर आ जाए। सपोज करें मोदी जी की सरकार है, उन्होंने पास करके भेजा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर करते इसके पहले इन्होंने पूरा इस्तीफा दे दिया, सब खत्म हो गया। अब मान लीजिए राहुल गांधी चुन के आ रहे, अब वो कहते हैं नहीं भाई ये वाला जो बिल है इसको हमें नहीं करवाना पास। इस तरह में राष्ट्रपति जी पूर्ण वीटो यूज कर देते हैं। और क्या? अगर राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी के लिए कोई भी विधेयक को, कोई भी बिल को सुरक्षित रखा है, और ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति जी पूर्ण वीटो यूज कर सकते हैं। भाई कोई स्टेट का वीटो है, आपको तो पता है ना, राज्यपाल भी अपने सुरक्षित रख सकते हैं, और उस पर वो स्टेट का वो उसमें यूज कर ले कि भाई हमें पास ही नहीं करना, तो गवर्नर सीधा का सीधा उस बिल को भेज देगा स्टेट के सदन को, विधानसभा विधान परिषदों को। समझ गया? अब निलंबनकारी वीटो को बता रही हूं मैं। धन विधेयक को छोड़कर अगर कोई भी विधेयक होगा और सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी ने निलंबनकारी वीटो शक्ति का उपयोग किया। इसका मतलब देखिए क्या है, इसको समझो। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसी, ठीक है, धन विधेयक को छोड़ना है आपको। अब कोई विधेयक था, विधानसभा में पास हुआ है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसी के पास चला गया है, प्रेसी ने इसको फेल कर दिया। उनको ये लग रहा है कि भाई कोई भी निर्णय जो लिया गया है आपने अपनी बुद्धि विवेक का उस समय इस्तेमाल करके नहीं लिया, वो वापस भेज दिया। उस समय अगर उन्होंने कोई भी अगर वीटो यूज किया है तो वह सस्पेंसिव वीटो, इसका इस्तेमाल करते हुए वह उस विधेयक पर अपने सिग्नेचर को कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं। वह चाहे तो उसके लिए खुद आत्मचिंतन कर सकते हैं या इनको भी चिंतन करने के लिए विवश कर दे। अगर वह फिर से पास होके आ गया तब यहाँ पे बात नहीं, सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, अब जेबी वीटो, पॉकेट वीटो होता है। क्या होता है? देखो इसमें क्या होती है, अनुमति की समय सीमा उल्लेखित नहीं होती है। अमूमन ये होता है कि आप उस पर अपना ना ही डिसीजन देते हो,
कोई भी अगर आप उसमें अपना कोई भी प्रक्रिया ही नहीं देते, प्रतिक्रिया ही नहीं देते, आपके पास विधेयक आया, ना ही आप उसने लौटाए, ना ही आप उसको सिग्नेचर कर रहे हो, अपने पास दबा के बैठ गए, नहीं, आपके पास टाइम लिमिट है ही नहीं। ठीक, इस पे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पॉकेट वीटो कब की यूज किया गया था? 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, आप ये देखते हो कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उसके पास जो पॉकेट वीटो है उसमें टाइम लिमिट सेट है भाई, वो पूरे समय के लिए नहीं भर के रख सकता। बट इंडिया वाले प्रेसिडेंट जो हैं हमारे महोदया, उनके पास टाइम लिमिट है ही नहीं। समझ गए आप? अब आप आ जाओ उनकी फाइनेंशियल पावर के ऊपर। प्रेसी की क्या कहती है फाइनेंशियल पावर? भारत की कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 266, 267, ठीक है, कंटिजेंसी कंसोलिडेटेड फंड, भारत का मनी बिल, फाइनेंस बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। इनकी सिफारिश के बाद होता है कोई अनुदान संबंधी विधेयक होता है, वह भी इन्हीं के द्वारा पेश होता है, 113, यह इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी अगर चाहें और राज्य के हित से संबंधित कोई कराधान है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि जो बजट 112 आर्टिकल 112 का इस्तेमाल करते हुए जो बजट पेश करवाया जाता है हर साल, वह प्रेसिडेंट के ही द्वारा बोल के करवाया जाता है। केंद्र और राज्य के मध्य में जो भी राजस्व का बंटवारा होगा तो उसका बेसिस क्या होगा, किस प्रोपोर्शन पे होगा, ये भी प्रेसिडेंट ही तय करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इसके सदस्यों का गठन। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी अगर आ चुकी है तो स्टेट में अगर कोई मनी बिल पास हो रहा है, गवर्नर जो कि कराते हैं, तो वो सबसे पहले प्रेसिडेंट को दिखाएंगे, उसके बाद हमारे स्टेट में पास होगा। समझ गए? अब आप आ जाओ जुडिशियल पावर पे। आपकी ये पूरे काम की चीजें चल रही हैं, अगर आप इसको देख के जाते हो तो आपकी प्रेसिडेंट से आने वाली बहुत कम चीजें होंगी जो शायद मिस होंगी। आर्टिकल 124 संविधान के अनुच्छेद और 127 यह है हाई कोर्ट और यह है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसके जजेस की जो नियुक्ति होती है वह करने की शक्ति होती है। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की भी स्थापना किए जाने की व्यवस्था है, वह राष्ट्रपति जी इसका ही उपयोग करके करते हैं, जो कि 124 के का यानी कि 124 के ए में बतलाई गई है। इसके अलावा क्षमादान की शक्ति, माफी कर सकते हैं। कितने प्रकार की माफी होती है? प्रविलंबन, इसको मैं थोड़ा हिंदी में समझाऊंगी, एक्सप्लेन आपको मैं इंग्लिश में कर दूंगी, आप समझ लेंगे, कॉमन लैंग्वेज में कर दूंगी। परिहार, पूर्ण क्षमा, मृत्युदंड से पूर्ण क्षमा हो जाती है। ठीक है, प्रविलंबन, परिहार। देखिए इसमें कुछ कैसे कैसे मामले होते हैं। एक मामला होता है जिसमें आपको मृत्युदंड से पूरी तरह क्षमा कर दिया जाता है। एक मामला होता है कि आपका टाइम पीरियड जो होता है वह कम कर दिया जाता है, टाइम पीरियड, बट आपको जो मोड ऑफ सजा है, पनिशमेंट है आपका, वो चेंज नहीं होता। एक क्या होता है कि आपका मोड ऑफ पनिशमेंट जो होता है उसको थोड़ा सिंपल बना दिया जाता है और टाइम पीरियड को एज इट इज रखा जाता है। और एक ऐसा होता है कि थोड़े दिन के लिए आपको क्षमा दे दी जाती है, जैसे कि अगर कोई माँ है, वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चे का क्या दोष, ठीक है, तो जब तक ये बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक इसको क्षमा रहती है, फिर इस बच्चे को ध्यान में रखते हुए इसको इनमें से कोई भी सजा दी जा सकती है या इसको ये भी दिया जा सकता है। इसके अलावा सेना न्यायालयों के मामले में दिए जाने वाले दंड जो होते हैं वह भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय जो होता है वह हाई कोर्ट के लिए एक परामर्श न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, आपको तो पता होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी को काम करना है तो वो भी आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। यानी केवल हाई कोर्ट बस नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इनसे परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी भी परामर्श लेते हैं। समझ गए आप? इमरजेंसी को घोषित करने का काम भी यही करते हैं। 352 के तहत आने वाली जो नेशनल इमरजेंसी होती है, 356 के तहत यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ढांचा है वह फेल होता है तो गवर्नर जो होता है वो बता देता है राष्ट्रपति को
कि ये काम करने में असक्षम है, आप इमरजेंसी लगाओ और इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है। 360 वित्तीय आपातकाल जो आता है अपना, फाइनेंस वाली इमरजेंसी, पैसों वाली वो। अच्छा, एक 365 भी है, याद रखोगे क्या है ये। अगर राष्ट्रपति जी ने स्टेट को कोई काम करने को लिए दिया और स्टेट के हेड्स जो है वो काम करने में असफल रहे, तो राष्ट्रपति जी ये मानते हैं कि इस तरह भी संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है। कुछ और इनको प्रिविलेज मिला हुआ है आर्टिकल 361 के अंतर्गत, ताकि ये अपने जो काम है बहुत अच्छे से कर सके। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी के प्रिविलेज की बात हुई, क्योंकि आजकल इसी तरह के उटपटांग क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रिविलेज ऑफ प्रेसिडेंट, समझ गए आप क्या क्या है इनके। अगर वो कोई अपने कर्तव्य अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी कोर्ट उनसे ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि भाई आप किस तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो अपने पद पर हैं तो उस समय कोई भी जुडिशियल कस्टडी इनके खिलाफ चालू नहीं की जाएगी। कोई भी अगर पनिशमेंट इनको नहीं दिया जा सकता, कोई भी इनको हिरासत में नहीं लिया जा सकता, आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू हो सकता। इसके अलावा गिरफ्तारी का वारंट भी जारी नहीं हो सकता, आपको बता दिया। अगर कोई व्यक्ति, एक अपराधी ना, आपराधिक तो हो ही नहीं सकता, अगर कोई सिविल दीवानी कार्यवाही को शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको लिखित सूचना राष्ट्रपति जी को देनी होगी, वो भी 2 माह पहले, याद रखना है, और लिखित सूचना देनी होगी। समझ गए आप? ठीक है। तो चलिए, इस तरह आपका राष्ट्रपति जी वाला जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। अच्छा, आप इसी में, आपको अगले स्लाइड्स में हम मिलेंगे, जहां पे हम आपके लिए लोकसभा और राज्यसभा को थॉरली डिस्कस करेंगे, जहां पे हम आपका प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सभी को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। सो पढ़ते रहिए, करंट मुद्दे के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।